बांग्लादेश बॉर्डर से आ रही खबर ने इस वक्त न सिर्फ दिल्ली से लेकर ढाका तक बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा गलियारों में भूचाल ला दिया है। भारत ने अपनी सीमाओं को लेकर ऐसा सख्त और निर्णायक कदम उठाया है जिसकी गूंज अब ढाका से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सीमा पार बैठे लोग बेचैन हैं, प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और वर्षों से चल रहे एक ऐसे खेल का पर्दाफाश होने लगा है जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लंबे समय तक चुनौती दी थी। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और इसी बदलते परिदृश्य ने पड़ोसी देश की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भी चिंता में डाल दिया है। दोस्तों, भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर रातों रात एक ऐसा जबरदस्त भूचाल आया हुआ है जिसने ढाका के सत्ता प्रतिष्ठानों की नींद पूरी तरह से उड़ाकर रख दी है। एक तरफ दिल्ली से जारी हुआ बेहद सख्त फरमान और दूसरी तरफ सरहद पर अचानक बदलती हुई आक्रामक हलचल। जिन कच्चे रास्तों, जिन घने जंगलों और पगडंडियों से कभी बेखौफ होकर अवैध लोग सरहद पार करके जाते थे, आज उन्हीं रास्तों के ऊपर खौफ का ऐसा सन्नाटा पसर चुका है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी सीमा एक अभेद्य किले के अंदर तब्दील हो गई है। भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों में इतना बड़ा और अचूक बदलाव कर दिया है जिसकी वजह से पड़ोसी देश के उच्च अधिकारियों के पसीने छूट चुके हैं। दोस्तों, हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के चीफ को अचानक से अपना सारा काम धंधा छोड़कर दिल्ली की तरफ दौड़ लगानी पड़ रही है। तो आखिर दोस्तों, भारतीय सरहद पर ऐसा क्या तूफान खड़ा हो गया है जिसने पड़ोसी मुल्क की पूरी इकोनॉमी को भीतर तक हिलाकर रख दिया है? वो कौन सी अंदरूनी हलचल है जिसने सीमा पार के आकाओं को बेचैन कर दिया है? और आखिर भारत सरकार का वो कौन सा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसके बाद सालों से जमे हुए घुसपैठिए अब खुद अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस भागने पर मजबूर हो गए हैं? दोस्तों, ये कोई आम घटना नहीं है बल्कि दशकों से चले आ रहे एक बहुत बड़े और सुनियोजित खेल का अंत है। दशकों से खुली सीमाओं, कमजोर पहरेदारी और ढीले कानूनों का फायदा उठाकर जो लोग भारत में अवैध रूप से दाखिल होते थे, आज उनके पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। प्रशासन का डंडा कुछ इस तरह से चला है कि अब किसी को कोई मोहलत नहीं दी जा रही। पहले ऐसा होता था कि लोग आसानी से सीमा पार कर जाते थे, फर्जी दस्तावेज बनवाते थे और देश के अलग अलग कोनों में जाकर छिप जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब वो दौर जा चुका है। भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक ऐसा व्यापक और जमीनी अभियान छेड़ दिया है जिसने पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया है। अब ये केवल कागजी धमकियां या राजनीतिक बयानबाजी नहीं है बल्कि जमीन पर होने वाले सीधे और अचूक एक्शन की एक छाया है। इस शक्ति के पीछे एक बेहद कड़ा संदेश छिपा हुआ है। संदेश बिल्कुल साफ है कि अब भारत की भौगोलिक सीमाएं किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो जहां से आया है उसे वहीं वापस जाना पड़ेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे संसाधनों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। 1 साल से जो देश बाहरी आगेक इसी खौफ, इसी घबराहट और इसी प्रशासनिक शक्ति का सीधा नतीजा यह है कि आगामी 8 से 11 जून तक चलने वाली एक बेहद अहम वार्ता के लिए बांग्लादेश के बीजीबी के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी सीधे भारत दौड़े चले आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाली यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है और न ही यह कोई रूटीन मीटिंग है, बल्कि दोस्तों, बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद यह पहला मौका है जब भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बीजीबी के शीर्ष अधिकारी आमने सामने एक टेबल के ऊपर होंगे। इस 4 दिवसीय उच्च स्तरीय सीमा वार्ता को रणनीतिक नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत इस बार बचाव की मुद्रा में बिल्कुल नहीं है बल्कि सीधे तौर पर आक्रामक रुख अपनाने वाला है। भारत के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ टेबल के ऊपर बैठेंगे, उनके पास सारे आंकड़े होंगे, सारे सबूत होंगे और वो हर एक सवाल का जवाब पड़ोसी देश से मांगेंगे जिसे अब तक टाला जा रहा था। आखिर दोस्तों, भारत सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसने इतना बड़ा असर दिखा दिया है? तो इसका जवाब है केंद्र सरकार की ओर से वो बहुत चर्चित 3D नीति जिसने रातों रात घुसपैठियों की कमर तोड़ दी है। ये 3D नीति कोई साधारण सरकारी योजना नहीं है बल्कि यह बेहद कड़ा प्रहार है। यह है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। इसे आसान भाषा के अंदर हम समझे तो सबसे पहले अवैध रूप से रह रहे लोगों की सटीक पहचान करना, फिर मतदाता सूची और सरकारी दस्तावेजों से उनके नाम हमेशा के लिए मिटाना और अंत में उन्हें वापस उनके देश में खदेड़ देना। इस नीति को अब इतनी कड़ाई और बारीकी से लागू किया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग सालों से फर्जी पहचान पत्र, जाली राशन कार्ड और नकली दस्तावेजों के सहारे देश के अलग अलग हिस्सों में छिपे बैठे थे, अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरा कच्चा चिट्ठा खुला जा रहा है। जांच एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे के साथ मिलकर घर घर की जानकारी जुटा रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जहां बाहरी और अवैध लोगों की पहचान पलक
झपकते ही हो जाती है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का यह अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक मंचों से बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अवैध प्रवासी या रोहिंग्या को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहां सरकार ने सिर्फ डंडे का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव भी चल दिया है। सरकार की तरफ से यह साफ संदेश दे दिया गया है कि जो लोग खुद अपनी मर्जी से अपने देश वापस लौटना चाहें, लौट जाएं। उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें सुरक्षित वापस जाने का मौका दे दिया जाएगा। दोस्तों, यह एक ऐसी चाल है जिसने सीधे घुसपैठियों के दिमाग पर असर किया है। उन्हें समझ में आ गया है कि अगर वो पकड़े गए तो लंबी सजा काटेंगे, उन पर भारी जुर्माना लगेगा और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस मनोवैज्ञानिक दबाव और कानूनी खौफ का असर यह हुआ कि अब भारी जुर्माना, लंबी जेल और सख्त कानूनी कार्रवाई के डर से हजारों की संख्या में अवैध प्रवासी खुद ही रातों रात वापस लौटने लगे हैं। यह भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है, जहां बिना कोई बल प्रयोग किए केवल कानून के खौफ और प्रशासनिक शक्ति से ही रिवर्स माइग्रेशन यानी उल्टी वापसी शुरू हो गई है। दोस्तों, रातों रात लोग अपने ठिकाने छोड़कर भाग रहे हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सीमावर्ती कस्बों में अचानक ऐसे लोगों की भीड़ देखी जा रही है जो चुपचाप इस देश को छोड़कर वापस अपनी जमीन पर लौट जाना चाहते हैं। प्रशासन भी उन्हें रोकने की बजाय इस बात पर नजर रखे हुए है कि उनकी वापसी बिना किसी विवाद के पूरी हो जाए। इस पूरे एक्शन और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुए प्रशासनिक बदलाव और नई सरकार के गठन के बाद घुसपैठियों पर कार्रवाई बहुत अचानक तेज हो गई है। दोस्तों, यह एक ऐसा राज्य है जिसकी भूमिका इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसका आधा हिस्सा यानी करीब 2216 किलोमीटर अकेले वेस्ट बंगाल से लगता है। इतनी लंबी सीमा होने के कारण यहां ऐसी अवैध गतिविधियां सबसे ज्यादा होती थीं, लिहाजा वहां की राज्य सरकार का रुख सबसे ज्यादा मायने रखता है। नई राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही सीमा सुरक्षा को लेकर ऐसे ऐतिहासिक और कड़े फैसले लिए हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जो काम सालों से फाइलों के अंदर दबा हुआ था, उसे कुछ ही दिनों के अंदर अमली जामा पहना दिया गया। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सत्ता में आने के मात्र 7 दिनों के भीतर ही 600 हेक्टेयर भूमि सीधे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दी है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सालों से जमीन न मिलने की वजह से सीमा पर बाड़ लगाने का काम अटका हुआ था। राज्य सरकार के इस फैसले से बीएसएफ को पूरी छूट मिल गई है कि वह बिना किसी रुकावट के सरहद पर मजबूत फेंसिंग कर सके। अब बीएसएफ को किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा राज्य में जगह जगह डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि पकड़े गए घुसपैठियों को सुरक्षित रखा जा सके और फिर उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस उनके देश में भेजा जा सके। यह सब इतनी तेजी से हो रहा है कि अवैध काम करने वालों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिल पा रहा। इससे भी बड़ा रणनीतिक फैसला लिया गया है चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि चिकन नेक कॉरिडोर क्या है और इसकी अहमियत क्या है। दोस्तों, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह भारत के नक्शे पर एक बहुत ही संकरा और पतली जमीन वाला हिस्सा है जो बिल्कुल कुछ किलोमीटर चौड़ा है। यह वह एकमात्र रास्ता है जो पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यह इलाका रणनीतिक रूप से इतना ज्यादा संवेदनशील है कि यहां जरा सी भी चूक या जरा सी भी विदेशी घुसपैठ देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसे बेहद खास और संवेदनशील इलाके में 121 हेक्टेयर जमीन सीधे भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। इस कदम से बीएसएफ को इस इलाके में अपनी गश्त बढ़ाने, वहां पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, कैमरे लगाने और घुसपैठ को पूरी तरह से ब्लॉक करने का एक अचूक मौका मिल गया है। अब इस रास्ते पर किसी भी अवैध व्यक्ति का गुजरना नामुमकिन हो जाएगा। जब जमीन पर इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा हो और बॉर्डर को इतना सख्त तरीके से सील कर दिया गया हो, तो ढाका की चिंता बढ़ना लाजमी है। दिल्ली में होने वाली बीएसएफ और बीजीबी की बैठक में भारत इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर अपना सबसे सख्त रुख दिखाने वाला है। दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। उनके पास हर एक उस घटना का ब्यौरा है जहां हमारी सीमाओं पर नियमों को तोड़ा गया है। भारत इस बैठक में बांग्लादेश के सामने सबसे पहले और सबसे मजबूती से जो मुद्दा रखेगा वह है सीमा पर बीएसएफ जवानों और भारतीय नागरिकों पर होने वाले जानलेवा हमले। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अब कोई समझौता नहीं होने वाला।
अक्सर देखा गया है कि जब भी बीएसएफ के जवान तस्करों या फिर घुसपैठियों को रोकने की कोशिश करते हैं तो सीमा पार के अपराधी एकजुट होकर भीड़ की शक्ल में जवानों के ऊपर धारदार हथियारों, लाठियों और पत्थरों से हमला कर देते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर ये अपराधी जवानों को घेरने की कोशिश करते हैं। भारत अब इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत इस बैठक में साफ शब्दों के अंदर चेतावनी देने वाला है कि अगर हमारे जवानों पर उंगली भी उठाई गई, अगर उन पर कोई भी हमला हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बांग्लादेशी अपराधियों और उग्रवादी तत्वों की इस दुस्साहसिक गतिविधि पर पूरी तरह से लगाम कसने के लिए भारत एक ठोस मैकेनिज्म की मांग करेगा, जिसके तहत सीमा पार बैठे उन तस्करों के आकाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ ही एक और बेहद संवेदनशील मुद्दा है बांग्लादेश की धरती से सक्रिय होने वाले भारतीय उग्रवादी गुट। भारत के पास इसके पुख्ता इनपुट हैं। खुफिया एजेंसियों की पक्की रिपोर्ट है कि कुछ अलगाववादी और उग्रवादी तत्व पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने, फंड इकट्ठा करने और छिपने के लिए करते हैं। वे वहां बैठकर अपने नेटवर्क चलाते हैं। दोस्तों, भारत इस उच्च स्तरीय वार्ता में कड़ा संदेश देने वाला है कि बांग्लादेश को अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के लिए तुरंत प्रभाव से रोकना होगा। उन्हें अपने इलाकों में चल रहे इन अवैध ठिकानों को नष्ट करना होगा, नहीं तो भारत अपने स्तर पर जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे वो उठाएगा। अब बात करते हैं सीमा पर बाड़ लगाने यानी कि फेंसिंग की सबसे बड़ी चुनौती की, जो कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर लगभग 860 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां अभी भी फेंसिंग का काम अधूरा है। इसमें से करीब 174 किलोमीटर का इलाका तो ऐसा है जहां नदियां, पहाड़, घने जंगल और दलदली जमीन है। कई जगहों पर तो नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे वहां कोई पक्की दीवार या फिर लोहे की बाड़ लगाना मुश्किल हो जाता है। वहां पारंपरिक तरीके से बाड़ लगाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। भारत रुकने वाला नहीं है। भारत इस बैठक में सिंगल रो फेंसिंग यानी कि एसआरएफ का बड़ा और आधुनिक प्लान सामने रखने वाला है। लेकिन आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अब ये एसआरएफ आखिर क्या बला है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों, दरअसल जहां दोहरी बाड़ लगाना या कंक्रीट की दीवार खड़ी करना मुश्किल होता है, वहां एक बेहद आधुनिक और मजबूत सिंगल फेंसिंग लगाई जाती है। यह कोई साधारण बाड़ नहीं होती। इसमें आधुनिक सेंसर, लेजर लाइट्स, थर्मल इमेजिंग कैमरे और मोशन डिटेक्टर लगे होते हैं। अगर कोई रात के अंधेरे में इसे पार करने की कोशिश भी करता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाता है। भारत स्पष्ट कर देगा कि भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद वह अपने हिस्से की पूरी सीमा को पूरी तरह से सील करके ही रहेगा और इसमें बांग्लादेश की तरफ से कोई अड्डंगा या विरोध नहीं आना चाहिए। फेंसिंग का यह काम तेज होने से मवेशी तस्करी, मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ पर एक स्थायी और मजबूत ब्रेक लग जाएगा, जिससे सीमा पर होने वाले हर तरह के अपराध अपने आप शून्य पर आ जाएंगे। आज के डिजिटल और आधुनिक युग में खतरे केवल जमीन तक सीमित नहीं है। आसमान से भी कई चुनौतियां लगातार आ रही हैं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन रही हैं। दोस्तों, सीमा पर ड्रोन घुसपैठ और हवाई सीमा उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तस्कर अब बहुत चालाक हो गए हैं। वे नशे की खेप, जाली नोट और हथियारों को भारतीय सीमा में गिराने के लिए छोटे लेकिन हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रात के अंधेरे में उड़ने वाले इन ड्रोनों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। भारत इस बैठक में इस मंडराते खतरे को लेकर भी अपनी गहरी चिंता दर्ज कराएगा और एक ऐसा साझा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने का भारी दबाव डालेगा, जिससे इस आधुनिक खतरे को हवा में ही खत्म किया जा सके। भारत साफ करेगा कि सीमा पार से उड़ने वाला कोई भी अवैध ड्रोन अब सीधे मार गिराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बैठक में केवल भारत ही अपने मुद्दे रखेगा और अपनी बात कहेगा। बांग्लादेश की अपनी भी कुछ शिकायतें और दलीलें हैं। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा सीमा पर होने वाली मौतों का उठाया जाएगा। उनका हमेशा से यह कहना होता है कि बीएसएफ की फायरिंग में उनके नागरिक मारे जाते हैं और वे इस पर अपना विरोध जताते हैं। लेकिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल का इस पर रुख हमेशा से ही शीशे की तरह साफ रहा है और इस बार भी वह अपने इसी कड़े स्टैंड पर कायम रहेगा। दोस्तों, बीएसएफ बार यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जवान कभी भी पहल नहीं करते। वे बिना किसी वजह किसी पर गोली नहीं चलाते। वे केवल और केवल आत्मरक्षा में ही अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। भारत की नीति है कि सीमा पर गैर घातक हथियारों यानी स्टन ग्रेनेड, पंप, एक्शन गन और रबर बुलेट का ही इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी की जान न जाए। लेकिन जब तस्करों का समूह घातक हथियारों से अचानक जानलेवा हमला कर दे, जवानों को घेर ले और जवानों या स्थानीय भारतीय नागरिकों की जान पर बन आए, तब अपनी ड्यूटी और देशवासियों की रक्षा के लिए जवानों को मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। भारत इस वार्ता में भी यही साफ करेगा कि अगर घुसपैठ और तस्करी रुकेगी, अगर उधर से लोग अवैध तरीके से आना बंद कर देंगे, तो सीमा पर कोई भी मौत नहीं होगी। यह जिम्मेदारी पूरी तरह से पड़ोसी देश की है।
कि वह अपने नागरिकों को सख्त हिदायत दे और उन्हें सीमा पार करने से रोके। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर बदलते इन हालात और भारत के इस बेहद आक्रामक रवैये ने ढाका में जबरदस्त टेंशन पैदा कर दी है। दिल्ली में होने वाली यह वार्ता मात्र कोई औपचारिक चाय पर चर्चा नहीं है, जहां लोग हाथ मिलाएंगे और तस्वीरें खिंचवाएंगे। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा और निर्णायक मिशन है। भारत ने अपने कड़े रुख से सीमा पार को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब दोस्ती अपनी जगह है, राजनयिक रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन देश की सुरक्षा अपनी जगह है। सुरक्षा के मामले में कोई रियायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न ही कोई समझौता किया जाएगा। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है जिसने बांग्लादेश को बातचीत की मेज पर आने की सख्त जरूरत महसूस कराई है। जब बांग्लादेशी घुसपैठिए उल्टे पांव वापस लौटने लगे, जब बंगाल में नई सरकार ने रातों रात फेंसिंग के लिए जमीनें देना शुरू कर दी, जब चिकन नेक जैसे अहम इलाके सुरक्षित किए जाने लगे और जब भारत की 3D नीति ने अपना विकराल और असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, तब जाकर पड़ोसी देश के अधिकारियों को समझ में आया कि अब हालात उनके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। अब वह पुरानी वाली बात नहीं रही जहां वादे किए जाते थे और काम लटका दिया जाता था। सीमा सुरक्षा का यह नया ब्लूप्रिंट, फेंसिंग की नई रफ्तार और डिपोर्टेशन की अहम नीति मिलकर भारत बांग्लादेश सीमा का पूरा समीकरण हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोस्तों, जैसे जैसे दिल्ली में होने वाली इस बेहद अहम वार्ता की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सीमा से लेकर राजधानी तक हलचल और तेज होती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपनी रिपोर्टें तैयार कर रही हैं, खुफिया इनपुट्स का विश्लेषण किया जा रहा है और उन सभी बिंदुओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिन्हें बातचीत की मेज पर रखा जाना है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू अब सामने आ रहा है, वह यह कि इस बार चर्चा केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित रहने वाली नहीं है। इसके पीछे आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक समीकरणों की एक बहुत बड़ी परत भी जुड़ी हुई है। सूत्रों की माने तो सीमा पर लगातार बढ़ाई जा रही निगरानी और सख्ती का असर अब उन नेटवर्क्स पर भी दिखाई देने लगा है जो वर्षों से अवैध गतिविधियों के जरिए मोटी कमाई कर रहे थे। जिन रास्तों का इस्तेमाल कभी तस्करी, अवैध आवाजाही और गैरकानूनी कारोबार के लिए किया जाता था, वहां अब 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। यही वजह है कि कई ऐसे नेटवर्क अचानक निष्क्रिय होते दिखाई दे रहे हैं जिनका अस्तित्व वर्षों से बना हुआ था। यही कारण है कि सीमा के दोनों ओर बेचैनी का माहौल बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आने वाले दिनों में तस्वीर कैसी रहने वाली है। क्या यह सख्ती कुछ समय के लिए है या फिर भारत अब सीमा प्रबंधन का एक बिल्कुल नया मॉडल लागू करने जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में तकनीक ने सीमा सुरक्षा के पूरे ढांचे को बदल दिया है। अब केवल जवानों की तैनाती ही सुरक्षा की गारंटी नहीं मानी जाती। अब कैमरे, सेंसर, निगरानी टावर, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स और रियल टाइम कमांड सिस्टम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। इसी वजह से अब कई सीमावर्ती इलाकों में नई परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू होने की चर्चा है। ऐसे इलाकों की पहचान की जा रही है जहां पहले निगरानी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती थी, वहां अब आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य केवल घुसपैठ रोकना नहीं बल्कि हर गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करना भी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा पहलू स्थानीय आबादी से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को भी अब सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की जा रही है और स्थानीय प्रशासन के साथ उनके संपर्क को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि सीमा सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। उधर दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच संपर्क बनाए रखा जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह भी साफ है कि भारत इस बार अपने सुरक्षा हितों को लेकर कोई ढील देने के मूड में दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि आने वाली बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब सीमा से जुड़े कुछ पुराने मामलों की समीक्षा शुरू हुई। कई ऐसी परियोजनाएं जो वर्षों से लंबित थीं, उन्हें फिर से सक्रिय करने की चर्चा शुरू हो गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन योजनाओं का सीधा संबंध सुरक्षा और निगरानी से है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। इसका असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आने वाले समय में सीमा सुरक्षा का स्वरूप पहले से बिल्कुल अलग होने वाला है। अब केवल प्रतिक्रिया देने की रणनीति नहीं बल्कि संभावित खतरों को पहले ही पहचान कर रोकने की नीति अपनाई जा रही है। यही कारण है कि कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त संसाधन भेजे जा रहे हैं और निगरानी व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों,
राजधानी दिल्ली में भी इस मुद्दे को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा रही है और हर संभावित परिस्थिति के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सीमा से जुड़ा कोई भी मामला भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती न बन सके। उधर सीमा के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय में सुरक्षा व्यवस्था में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला है। गश्त बढ़ी है, निगरानी बढ़ी है और प्रशासनिक सक्रियता भी पहले की तुलना में अधिक दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि आने वाले महीनों में और भी बड़े कदम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब सारी निगाहें उस वार्ता पर टिकी हुई हैं जहां दोनों देशों के अधिकारी आमने सामने बैठने वाले हैं। यह केवल एक बैठक नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की सीमा नीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। जो फैसले वहां होंगे, देशों की दिशा तय करने वाला कब उनका असर केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि बातचीत की मेज पर कौन से नए प्रस्ताव सामने आते हैं, किन मुद्दों पर सहमति बनती है और किन मामलों में मतभेद कायम रहते हैं। लेकिन इतना तय है कि सीमा सुरक्षा को लेकर शुरू हुई यह नई कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली अध्याय तो शायद अब शुरू होने वाला है और आने वाले दिनों में इसके कई नए मोड़ सामने आ रही है सकते हैं। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि 11 जून को जब इस 4 दिवसीय महावार्ता का समापन होगा तो क्या बड़े नतीजे निकलकर सामने आने वाले हैं। क्या बांग्लादेश भारत की नई शर्तों और सख्त दलीलों को चुपचाप मान लेगा या फिर सीमा पर कोई नया विवाद जन्म ले लेगा। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। गांवों को जो लंबे समय से विवाद या कूटनीतिक उलझनों में फंसे थे, पूरी तरीके से अपने आधिकारिक नक्शे और नियंत्रण में शामिल कर दिया। भारत का यह साहसिक और सीधा फैसला बांग्लादेश की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका बन चुका था। वे सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे कि दिल्ली की इस तरीके की कोई बड़ी रणनीतिक कदम उठा लेगा। और इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद से पड़ोसी देश के भीतर एक अजीब सी बौखलाहट और डर का माहौल बन गया था। उन्हें लगा कि भारत अब पूरी मोर्चे पर अपनी सीमाओं को पूरी तरीके से सील और मजबूत करने के मूड में आ चुका है। इसी हताशा और गुस्से में आकर के वहां के स्थानीय उपद्रवियों और सीमा पर तैनात तत्वों ने 30 मई को एक बेहद कायराना और भड़काऊ साजिश रची। उन्होंने जानबूझ करके हमारी सरहद के पास आकर हंगामा शुरू किया ताकि भारत के इस फैसले से दुनिया का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन नया भारत दुश्मन की हर चाल को बहुत अच्छे से समझता है और यही वजह है कि उसकी इस बौखलाहट का जवाब अब सेना अपनी भाषा में दे रही है। दोस्तों, अब जरा उस खोखले ऐलान की हकीकत को भी जान लेते हैं जो सीमा पर लाउड स्पीकर पर किया जा रहा है। वहां के कुछ शरारती तत्व अपने नागरिकों से ये कह रहे हैं कि सरहद पर जाओ, भारत की फेंसिंग को नुकसान पहुंचाओ, काटो, हटाओ और बदले में लाखों का इनाम उनसे ले जाओ। लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ अपनी जनता का ध्यान भटकाने और खुद को बड़ा दिखाने का एक बचकाना तरीका है। लेकिन भारत ने इसके बाद जो किया उसने इनको और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ा दी। दरअसल भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीमा से सटे हुए 4 किलोमीटर के दायरे को बफर जोन घोषित कर दिया। यह बफर जोन वो जोन था जहां पर किसी भी तरीके की मूवमेंट, सैन्य रिकॉर्ड या फिर किसी भी तरीके की हलचल को बीएसएफ की तरफ से पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। हालात में अगर देखा जाए तो 4 किलोमीटर का क्षेत्र कुछ ऐसे बन चुका है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और यहां पर घुसने से पहले निकलने के बारे में 1000 बार सोचना होगा, क्योंकि अगर एक बार घुस जाने तो वापसी की कोई गारंटी नहीं है। सीधे तौर पर बीएसएफ की उंगलियां उनके ट्रिगर पर और वहां पर गोलियों की दड़दड़ाहट किसी भी समय सुनाई दे सकती है। आइए आज जमीनी हकीकत को समझते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त, आज स्थिति क्या बन रही है। आज जो हो रहा है, लोग हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहाँ आज के समय में आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा और बुनियादी चीज़ों को जुटाना भी बड़ा संघर्ष इस वक्त बांग्लादेश बन चुका है। महंगाई और बेरोजगारी से वहाँ की जनता पहले ही परेशान है और इसी वजह से हजारों लोग बेहतर जिंदगी और कुछ काम की तलाश में चुपके से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उनके इस घमंड की। शायद वे यह भूल रहे हैं कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योग धंधे किस बैसाखी पर टिके हुए हैं। आज भी उनके यहाँ बिजली की सप्लाई हो या फिर व्यापार के लिए जरूरी संसाधन हो, सभी चीज़ें सीधे तौर पर हिंदुस्तान की मदद और दोस्ती पर ही निर्भर हैं। अगर भारत अपनी सिर्फ व्यापारिक नीतियां थोड़ी सख्त कर दे और सप्लाई को रोक दे, वहाँ के कई शहरों में ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरा कारोबार ठप पड़ जाएगा। सच्चाई तो यह है कि भारत ने हमेशा एक बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया है।
जब भी उन पर कोई मुसीबत आई है, चाहे वह कोई प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो, या भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया है। लेकिन कुछ ताकतों को हमेशा दूसरों के बहकावे में आने की आदत होती है। आज वे चीन के भारी भरकम कर्ज और पाकिस्तान की पुरानी हरकतों की जाल में फंस करके भारत से उलझने की गलती इस वक्त कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत बाहर की ताकतें उन्हें बचा लेंगी, लेकिन वे नहीं जानते कि नया भारत अपनी सुरक्षा के मामले में अब किसी की भी तरफदारी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अचानक बांग्लादेश की हिम्मत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर के ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के पूरे चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे ढाका का अपना खुद का दिमाग नहीं है। इसके पीछे असल हाथ उन विदेशी ताकतों का है जो पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक परोक्ष तरीके से नापाक हरकत के रूप में कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कुछ पड़ोसी मुल्कों की एजेंसियां पिछले कई महीनों से बांग्लादेश की भीतर सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और वहां के कुछ तत्वों को भारी फंडिंग का उकसावा देते हुए पाई गई हैं। चीन का मकसद बहुत साफ है। वो चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान उत्तरी सीमाओं पर केंद्रित न कर सके, इसलिए वह भारत को पूर्वी मोर्चों पर उलझा करके रखना चाहता है। इसी सह में आकर के बांग्लादेशी उपद्रवियों ने हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता एकता की आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पार रची जा रही इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल देर किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंका। और इस समय सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गृह मंत्रालय की तरफ से सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बल के 60,000 से ज्यादा घातक कमांडो पूरी तरीके से आधुनिक जवानों को सरहद पर तैनात कर दिया है। या कोई सामान्य तैनाती नहीं है। इस टुकड़े में सेना के उन जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने पर माहिर होती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं, वे आज नए भारत की बदलती सैन्य नीति को साफ बयां कर रहे हैं। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कहा कि अब फ्लैग मीटिंग बुलाने या कागजी विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बढ़िया से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो उनके साथ क्या सलूक करना है यह पूरी तरीके से सेना खुद तय करे। सेना को मिली इस खुली छूट का मतलब आप और पूरी दुनिया बेहतर से समझते हैं। जब हमारी सेना को फ्री हैंड मिलता है तो वे सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकर, उनकी चौकियों का क्या हाल करते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हमारी सेना की यह विशाल और आधुनिक टुकड़ी भारतीय बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील रणनीतिक मोर्चों पर पूरी तरीके से अपना मोर्चा संभाल चुकी है। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम ढाका की हुकूमत को भुगतना होगा। तो दोस्तों, अब आते हैं कल रात देर के उस ऐतिहासिक खबर पर जिसने पूरे विवाद का पासा पलट दिया है। जैसे ही अमित शाह ने फ्री हैंड यानी खुली छूट वाला आदेश साफ किया, हमारी सेना और बीएसएफ के जवानों ने बिना एक सेकंड गंवाए पूर्वी मोर्चे पर एक भयंकर कॉर्टन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन कैमरों की मदद से जवानों ने उन संवेदनशील इलाकों को चौतरफा घेरा जहां फेंसिंग तोड़ने की साजिशें रची जा रही थी। नतीजा देखकर आज पूरा हिंदुस्तान गर्व से झूम उठेगा। 1 मीटर तार तोड़ो, 1 लाख पाव के लालच में आगे बढ़ रहे उपद्रवियों पर हमारे जवानों का ऐसा काल प्रहार बनकर के टूटा है कि सरहद पर भगदड़ मच चुकी है। बीएसएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 800 से ज्यादा उपद्रवियों को खड़े हाथों दबोच लिया है, अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब यह तक का सबसे बड़ा सख्त ऑन बॉर्डर एक्शन था। हमारे जवानों का यहाँ आर पार वाला तेवर देखते ही बाकी उपद्रवी अपनी जवान जो सीमा थी उसे छोड़ करके भाग गए। इस कार्यवाही के बाद से बांग्लादेशी सीमा पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसर चुका है। तो दोस्तों, 25 और 26 मई को भारत अपने आधिकारिक नक्शे में 8 रणनीतिक गांवों को शामिल करने से लेकर के 30 मई तक हमारे जवानों के साथ हुई कायराना हरकत और फिर कल देर रात 800 उपद्रवियों को उठाए जाने की यह पूरी तस्वीर अब आईने की तरह साफ हो चुकी है। आज का यह नया भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सीमाओं की संप्रभुता और वीर जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही दुनिया के किसी भी देश को ऐसा करने की इजाज़त देगा। चीन और पाक के नापाक इशारों पर नाचने वाले रणनीतिकार अब यह बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान की सरहद पर कटीले तारों की बाड़ लगाने का काम तय समय में हर हाल में पूरा होकर रहेगा।
अमित शाह द्वारा सीमा पर तैनात किए गए 60,000 से ज्यादा बलों का यह महाचक्रव्यूह इस बात का बड़ा सबूत है कि भारत केवल कागजी विरोध दर्ज नहीं कराएगा, बल्कि सीधा सरहद पार एक्शन लिए जाएंगे और दुश्मनों को उनकी औकात दिखा दी जाएगी।